वेलकम 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 बैक एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? तो जो भी छात्र कक्षा 10वीं के हैं और उनका 2 दिसंबर को पेपर है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्षितिज और कृतिका पूरी आपकी बुक जो है वो निपटा दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। राजस्थान बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उनका पेपर आपका यहीं से इन्हीं में से बनने वाला है। ग्रामर की वीडियो में भी हो सकता है मैं अपलोड कर दूं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हलदार साहब, ये हलदार नहीं हलदार है, हलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गद्य खंड। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, हलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ मिला। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब वह गोल है। देश प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। तो नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार देश प्रेम केवल सेना में होने या बलिदान देने तक सीमित नहीं है, यह एक साधारण व्यक्ति के छोटे छोटे निस्वार्थ कार्यों से भी प्रकट होती है। कैप्टन चश्मे वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति पर चश्मा लगाकर देशभक्ति दिखाता था। उसके अलावा बच्चों द्वारा बनाए गए सरकंटी का चश्मा भी देश के प्रति सम्मान और त्याग की भावना का प्रतीक है। यानी कि देश प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि वो सैनिक ही हो। कोई संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ये क्षेत्र आप पढ़ सकते हो। संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं अभिनेता संत महात्माओं के साथ भी दिखाई देते हैं और सहयोग के रूप में कार्य करते हुए अपने नेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में हमेशा ही वे लगे रहते हैं। सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। वार्षिक में तो खैर आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, लेकिन इसमें आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। सेनानी ने होते हुए चश्मे चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें मन में जो है देश बनने की देशभक्ति की जो भावना है वो प्रबल थी। वे ना तो सेनानी था, न नेताजी का साथी था, न सुभाष चंद्र बोस का मतलब कोई आज़ाद हिंद फौज का कोई मेंबर था, लेकिन वह सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। बिना चश्मे वाली मूर्ति उनकी देखता था ना तो उसको आहत होती थी। वह जो है नेताजी की चश्मा बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी या सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो स्मृति को पथेय बनाने से कवि का क्या आशय? स्मृति को पथेय अर्थात रास्ते का भोजन अर्थ या सारा या संबल बनाने से आशय है यह है कि कवि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सारे जीना चाहता है। संगीतकार किन किन रूपों में प्रमुख गायिकाओं की मदद करते हैं? ये कुछ रूप लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, मैं अभी पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कवि की आम आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? या फिर अथवा इसका में ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर है देखो, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां होती है। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मग्न कर देती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? भाई जमीन आसमान का अंतर होता है। बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान होती है वो होती है निस्वार्थ, वो होती है स्वार्थ से भरी हुई, जबकि छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है वो होती है निश्चल होती है, स्वार्थ रहित होती है, स्वाभाविक होती है। जबकि बड़े व्यक्ति की औपचारिकता से, स्वार्थ से या बनावटीपन से, मतलब बड़े व्यक्ति की मुस्कान का तो खैर इसका तो आप आंसर बना के लिख सकते हो। उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कुछ अर्थ लिखे हुए हैं। पीड़ित प्यासों की प्यास बुझाने वाली सुखारी शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, समाज को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की नजरों के सामने, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव जो भी पड़ता है वो आप देख सकते हो। दंतुरित मुस्कान देखकर जो है वह पर एकदम प्रसन्न उठता है, मानो ऐसा लगता है कि उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिले हो, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के फेर से शेफालिका के जो है फूल गिरने लगे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर जो आपको अपने विचार लिखने, यानी कि आप अपने विचार लिखने में तो खैर माहिर हो ही। आपका जो कंप्यूटर वाला पेपर हुआ है, आपका स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर हुआ है, उससे पहले आपका राजस्थान अध्ययन का भी पेपर हुआ है, उसमें आपने अपने विचार ही प्रकट करे हैं जितना मेरे को लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना एक बहुत ही अच्छा गुण है, क्योंकि विनम्रता इन दोनों पर नैतिक अंकुश रखती है। कई बार व्यक्ति और साहस और बल के पर उदंडता करने लगता है, ताकि कारण वह जो है बुरा बन जाता है। ऐसी स्थिति में विनम्रता ही उसे अपने प्रभुत्व पर लाती है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों समर्थ एवं शक्ति संपन्न है, परंतु विनम्र न होने के कारण अहंकारी लगते हैं। राम में विनम्रता अधिक है तो वे अधिक प्रभावशाली लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कल्पना के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि का तो पता नहीं, लेकिन चलो छोड़ो। कवि इस कल्पना के माध्यम से यह कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने कहने योग्य नहीं होते, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कहानी व्यक्ति की निजी अनुभूति, मतलब निजी संपत्ति होती है, अनुभूति नहीं लिखना था यहाँ पे। इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों का
प्रदर्शन करना अनावश्यक है, वैसे भी उनका प्रेम जो है सफल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। 4 इसके अंदर चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे के अंदर 11-11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यंती यति होती है और इसके पहले और तीसरे चरणों में जगन नहीं होता तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में एक लघु होना अवश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है और अपने वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है। वह पुरुष का अहंकार नहीं करता और अपने मुंह से अपनी वीरता का जो है बखान नहीं करता कि मैं ही वीर हूँ, अपने आगे तो कोई नहीं है, माहौल पूरा मतलब वे भी हो रखा है, ऐसी बातें वो जो है नहीं करता। राम लक्ष्मण में परशुराम संवाद के माध्यम से पाठ में किन किन मूल्यों का जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है। तो विनम्रता, मर्यादा पालन, शील गुणों को अपनाने का संकेत किया गया है। क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके गुरु से, परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके गुरु से और वंश के अनुरूप नहीं है, उसी प्रकार लक्ष्मण का व्यवहार उनके कुल की परंपरा के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो गोपियों द्वारा हमारे हरिहारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य। हारिल पक्षी अपने पंजों में जो है रात दिन लकड़ी के टुकड़े को थमे रखता है, उसी प्रकार जो गोपियां भी कृष्ण, ये कृष्णा नहीं है कृष्ण है, कृष्ण का जो दिन रात स्मरण करती है, हारिल पक्षी के समान अपने कृष्ण प्रेम को न तो भूलती है और न ही कृष्ण के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनती है। इसी समानांतर आधार पर वे कृष्ण को हरिल की लकड़ी बताती है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि केवल दिखावटी रूप से वे उसकी प्रशंसा करते हैं, वास्तव में उनका व्यंग्यात्मक है कि तुम बड़े अभागे हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए, उनको अपना नहीं सके। तुमने तो स्वयं को कमल के पत्ते और चिकने घड़े की तरह प्रभावहीन रखा है, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा और कोई इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। पुरुष और क्रांति का। बच्चे की तंतुरुत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। वह जो है प्रसन्न हो उठा और कल्पनाओं में डूब गया। नकरदुन की किन्हीं 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। युगधारा, मिलिट्री का बुड्ढा घोड़ा, सतरंगे पंखों वाली। और हाँ, एक और मेरे को आपको बात बताने की थी कि अपना जो लेखक परिचय और कवि परिचय वाली वीडियो है ना, वो या तो मैं देखो वीडियो डाल दूंगा या फिर मैं जो अपनी व्याकरण वाली वीडियो है ना उसी के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। अब मैं इसकी मतलब स्लाइड बनाना भूल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड करने बैठ गया और मैंने वो कवि परिचय वाली और लेखक परिचय वाली स्लाइड बनाई ही नहीं, इसीलिए मैं मतलब इसमें ऐड नहीं कर सकता, वरना मेरा पहले का तो प्लान था इसी के अंदर ऐड करने का। तो या तो मैं उसकी वीडियो दे दूंगा अलग से या फिर मैं इसी के अंदर मतलब नेक्स्ट वाली जो अपनी ग्रामर वाली अगर मैं वीडियो डाल पाया तो मैं उसी के अंदर उसको ऐड ऑन कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल के पत्र में क्या समानताएं बताइए। पढ़ सकते हो आप बढ़िया तरीके से। उद्धव के व्यवहार को देखते हुए सूरदास जी ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाली कमल के पत्तों से की है। जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल के पत्ते के ऊपर पानी जो है नहीं टिकता है, उसी प्रकार जो है उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे प्रेम से अप्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जल में रहने वाले कमल के पत्तों से और तेल में पड़ी गगरी से। सूरदास की किन्हीं 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। यहाँ पे 3 लिख दिए गए हैं। सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सरावली बहुत आसान है। रामचरितमानस के किस खंड से जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है। तो तुलसीदास है। जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं बताइए। तो झरना, आंसू और लहर, कामायनी वगैरह भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। हवलदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था। ये बहुत बढ़िया मतलब लंबे लंबे कारण यहाँ पे लिखे हुए आप लिख सकते हो। बाल गोविंद भक्त किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक प्रेम का पात्र मानते थे और क्यों, ये भी आप लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन की अगर आंसर की बात की जाए, हवलदार साहब इसलिए दुखी हो गए क्योंकि वे सोचते थे कस्बे के बीचों बीच में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अवश्य ही विद्यमान होगी। मृत्यु क्या बोल रहा हूँ, मूर्ति अवश्य विद्यमान होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि जब मास्टर ने मूर्ति बनाई तो वह बनाना भूल गया और उसी की कमी कैप्टन पूरी करता था। लेकिन अब तो कैप्टन भी मर गया। देशभक्त हवलदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति दुखी कर देती थी। बाल गोविंद भक्त के अनुसार जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, मानसिक रूप से शिथिल हैं, उनका ध्यान अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई उनकी शारीरिक और मानसिक, ये जो भी है मतलब पढ़ लेना यार आप, मितना मैं अभी क्या बताऊंगा आप लोग, बच्चे थोड़ी हो आप लोग। यानी मैं मतलब मेरे तो जूनियर वो, खैर मेरे लिए तो बच्चे ही। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो मतलब ये सोचती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद वो उनके अकेले रह जाएंगे और उनकी सुरक्षा करने वाला उनके अलावा अब कोई नहीं है। वे वृद्ध भी हो चुके हैं और उनको कुछ सुर अभी किसी चीज़ की है नहीं, खाने पीने की वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना जो है ठीक नहीं है। सेवा भाव से पूरी होकर वे जो है वे वेद जो भी है ये उनके चरणों में अब की छाया में बिताना चाहती थी। लखनऊ अंदाज पाठ ने के लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। और वैसे आपको इनकी समरी पता होना चाहिए। अगर आपको इनकी पाठों की समरी पता है ना तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मतलब लिख सकते हो इनका क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह, क्योंकि हिंदी के अंदर तो बना बना के लिखोगे ऑब्वियसली, आप रट के थोड़ी जाओगे इनको। बस मैं PDF दे दूंगा आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इनको 2-3 बार जब पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा।
तो लेखक जी ने जो है सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था ताकि वह भीड़ से बचकर अकेले यात्रा कर सकें, खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकें और नई कहानी में पर एकांत में सोच विचार कर सके। लेखक को यह उम्मीद थी कि सेकंड क्लास का डब्बा खाली होगा जिससे वह आराम से नई कहानी के विषय में सोच सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात की जाए तो लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो दो ही तो गिनगिना के व्यक्ति थे, वो एक तो उनका था पिता और एक उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। ठीक है, पूरा अब पढ़ लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बटियार खाना कहकर उसके पिता जो है क्यों रसोई को संबोधित करते थे। उनका मानना था कि रसोई में काम में लगे रह जाने के कारण लड़कियों की जो क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे भोजन पकाने और खाने तक ही सीमित रह जाती है, अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इसी प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह के कारण वे रसोई को जो है बटियार खाना कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नजरों के सामने आता है, बालगोविंद भगत को लोग साधु क्यों कहते थे। बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर है भैया जी, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो बात की जाए तो बालगोविंद भगत को, यार ये क्या सेम क्वेश्चन बार बार क्यों हो रहे हैं रिपीट, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये छोड़ो, अगर नहीं छोड़ो मत इसको, अगर हो सकता है किसी में मतलब टेक्स्ट वेक्स्ट किधर अगर मान लो इधर उधर हो गया तो वो आप देख लेना। यह कहानी बी के आधार पर जो है मनु भंडारी के व्यक्तित्व की तीन विशेषताएं लिखी है। स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना, साहित्यिक व सामाजिक चेतना, आंतरिक संवेदनशीलता और संघर्ष करने की क्षमता उनके अंदर बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, बिस्मिल्लाह खां साहब को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की गई थी। तो उनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। शहनाई जो अक्सर मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है, मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं, वे संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है, यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। जय हो। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे कि उनको जो है काशी से बहुत सी परंपराएं जो है गायब हो रही थी। संगीत साहित्य और अदब की परंपराएं धीरे धीरे कमी आ गई थी। अब काशी की धर्म प्रतिष्ठा में, अब आज इसको पूरा पढ़ लेना। जय श्री राम। वास्तविक में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि तथा विवेक की सहायता से जो नए तथ्य का दर्शन करता है, जिसे अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया हो, उसे वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो काशी में हो रहा एक परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर, यार ये हो रहा, मैं कर चुका हूँ यार इनको। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो डुमराव में हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का उपयोग होता है ना, जिसको नरकट रीड बोलते हैं, नहीं नरकट रीड नहीं बोलते, नरकट तो उस घास को बोलते हैं, वो जो है ना रीड अंदर से पोली होती है जिसके सारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड जो है नरकट घास से बनाई जाती है जो डुमराव के अंदर सोन नदी के किनारे पाई जाती है, इसीलिए इसमें डुमराव का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। संस्कृत व्यक्ति वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मैं क्या बार बार ये सेम टू सेम स्लाइड ले आया हूँ। फिर अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक कृतिका के ऊपर। तो कृतिका के अंदर देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टेढ़े हैं बेसिकली अगर इनको बोला जाए तो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माता का अंचल कहानी के आधार कहानी की कथा के नायक का क्या नाम है, तो नायक जी जो थे उनका नाम है भोलानाथ। माता का अंचल कहानी के लेखक उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे, तो वो भी उनको भोलानाथ कहते थे। माता का अंचल कहानी के नायक का वास्तविक नाम क्या है, यानी कि कहानी के अंदर जो भोलानाथ जी तो उनको उनके पिता कहते थे, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, तो वो है तारकेश्वर नाथ। और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है शिवपूजन सहाय। यानी कि बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला, कंफ्यूजिया देने वाला चैप्टर है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो ये इतना बड़ा नाम लिख रखा है ना यहाँ पे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है, मेहनत का बादशाह का, पूरी दुनिया जानती है, पूरी जनता जानती है, सबने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है। गंगटोक में श्वेत पताका किस अवसर पर फहराई जाती है, तो शोक के अवसर पर फहराई जाती है। जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। यार ये क्या स्लाइड्स पता नहीं आज कैसे हो रखी है, मेरे को इनको रीअरेंज करके देना पड़ेगा आपको। यह दंतुरित मुस्कान कविता में वात्सल्य रस की है, इसमें दांत निकलते एक शिशु की मुस्कान का मनोहारी चित्रण हुआ है। कवि शिशु की मुस्कान, यार ये क्या है, पढ़ लेना आप लोग। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, जो भी व्यक्त करना चाहते हैं आप भी कवि की सहायता कर देना थोड़ा व्यक्त करने में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जो इसको कट कर रहा हूँ।
आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता था। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता था, इसलिए सिसकना भूल कर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेलने का मजा उठाने लगता था। जय हो। माता का अंचल पाठ में बाल स्वभाव की किन विशेषताओं का पता चलता है? तो बच्चे जो है स्वभाव से मस्त होते हैं, निर्मल मन वाले होते हैं। उनका रोष और प्रसन्नता स्थायी नहीं होती। इच्छा के विरुद्ध काम होने पर वे रोने लगते हैं। तो मनचाहा होने पर उन तुरंत हंसने लगते हैं। वे जो है बड़े कल्पनाशील और बड़ों की नकल में प्रवीण होते हैं। वे अपनी मस्ती और खेलकूद में किसी प्रकार की बाधा पसंद नहीं करते। जय हो। यहाँ माता पिता यहाँ कहाँ ये जो पाठ है ना पहला अपने शिव पूजन साई माता का अंचल, इसके अंदर जो वात्सल्य माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसी को अपने शब्दों के अंदर लिखना है। शब्दों के अंदर लिखने में तो भाई आपकी होड़ कोई कर ही नहीं सकता। आपसे ज़्यादा तो कोई शब्दों के अंदर लिख ही नहीं सकता। हिरोशिमा पहुँच कर लेखक ने कैसा अनुभव किया उसके मन स्थिति का आप अपने शब्दों के अंदर वर्णन कीजिए। तो जब लेखक ने हिरोशिमा की सड़कों पर घूमते हुए एक चट्टान पर मानवाकृति देखी, यानी कि मानव की आकृति देखी, यानी कि मानव की आकृति तो उस चट्टान के ऊपर छप गई थी भैया। तो वहाँ के अस्पताल में कष्ट पा रहे लोगों को देखा तो सोचा कि जिस समय यह हमला हुआ होगा तब उस समय लोगों की क्या दशा हुई होगी। हाँ 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 हाँ। उन लोगों की दशा से प्रस्तुत अनुभूति ने ही लेखक को यह कविता लिखने के लिए विवश किया। बालक का वास्तविक नाम क्या था और भोलानाथ नाम कैसे पड़ा? तो वास्तविक नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भोलापन था, इसलिए उनको भोलानाथ कहकर भोलानाथ कहना प्रारंभ कर दिया। साथ ही माथे पर विभूति का तिलक और लंबे बालों के कारण वो बम भोला के समान दिखाई देता था, इसलिए उसका नाम भी भोलानाथ वैसे भी पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो थोड़े ही बच्चे हैं भाई। अब तो मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा जाता है? तो गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है, यानी कि मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा जाता है गंतोक को। और पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं, वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बगानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, बच्चे की माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों में इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है, इसलिए लेखिका ने इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। जय हो। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये तो हो ही गया, खत्म करो। प्रेयर व्हील धर्मचक्र को घुमाने की क्या मान्यता है और लेखिका इस दृश्य को कैसे देखती है? सारांश में बताया गया है। सारांश क्या पाठ के अंदर बताया गया है? ये क्या लिख रखा है यार, आज मैंने कैसी स्लाइड बनाई है कि धर्मचक्र या प्रेयर व्हील को घुमाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। यह प्रतीकात्मक व्यवस्था है कि धार्मिक अनुष्ठान द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकता है। लेखिका इस दृश्य को आध्यात्मिक शांति और धर्म विश्वास का एक प्रतीक मानती है। घूमता हुआ धर्मचक्र उन्हें बताता है कि कठिन पर्वतीय जीवन में भी लोगों ने अपने विश्वासों को दृढ़ता से थाम रखा है, जिससे उन्हें मानसिक संबल मिलता है। बेसिकली ये इसका सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन आप देख लेना, आप इसका आंसर निकाल लेना और फाइनली अपनी पीपीटी होती है समाप्त। जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय सभी को। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो व्याकरण की लाया तो उसके अंदर मैं लेखक परिचय भी इंक्लूड करवा दूंगा, लेखक परिचय कवि परिचय प्लस में इसके अंदर जो है ना पीपीटी के अंदर काफ़ी सारे टाइपिंग के एरर्स हैं जो कि मैंने कहीं से ढापी थी ये पीपीटी, तो उसके अंदर टाइपिंग के एरर्स आ गए क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं 11वीं में हो चुका हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। साथ साथ में मेरी भी जेई की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो भी तैयारी चल रही है, तो इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे टाइपिंग एरर्स है, तो वो आप देख लेना या फिर आप क्वेश्चन पढ़ लेना, उसका आंसर आपकी संजीव पासबुक वगैरह जो भी आप लोगों के पास मटेरियल है आप उससे देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।